नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विस्तार से यहां हर खबर की बात होती है। शाम के 5 बज चुके हैं। देश की 5 बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको वो देखनी चाहिए, वो जानना भी चाहिए। तो 5 तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, आज के दिन भर का पूरा सार आपको बता रहे हैं। ये 5 तस्वीरों में आप समझिए कि शहजादे से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सवाल किया है। दूसरी तस्वीर सैम पित्रोदा के उस बयान को लेकर जिस पर खूब सियासत हो रही है, हंगामा हो रहा है। तीसरी तस्वीर है मायावती और आकाश आनंद को लेकर कि अब आकाश तो आ गए जमीन पर, आगे क्या होगा। चौथी तस्वीर है डॉक्टर मोहन यादव की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अब पूरा फोकस है मालवा निमाड़। और 5वीं तस्वीर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, छत्तीसगढ़ के नेताओं की, जो कि अब उड़ीसा पहुंच गए हैं, उड़ीसा में बड़ी जिम्मेदारी अब निभाएंगे। तो 5 बजे की ये 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, और समझिए कि आज की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है राहुल गांधी पर। सबसे बड़ा इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि यह सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तक आपने राहुल गांधी के मुंह से ही अडानी अंबानी पर निशाना साधते हुए सुना होगा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन आज ऐसा हुआ कि पीएम मोदी को यह कहना पड़ गया कि चुनाव के पहले शहजादे ने अडानी अंबानी पर बोलना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो इससे भी ज्यादा बढ़कर पैसे के लेन देन का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, बहुत बड़ा आरोप मर दिया है राहुल गांधी पर। बयान आपको सुनाते हैं, बयान पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको परत दर परत पूरे बयान की हकीकत बताएंगे। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। तो पीएम मोदी बोल रहे हैं दाल में कुछ काला है, लेकिन इस बयान के बाद इसके मायने समझना बेहद जरूरी है। सवाल बहुत सारे हैं। विस्तार न्यूज भी आपके सामने कुछ सवालों को रख रहा है। उन सवालों को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आखिर ये बात इतनी बड़ी क्यों है। सवाल पहला, क्या राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से कोई डील की है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए सबसे पहले हमने इस सवाल को रखा है। एक सवाल नहीं है, कई सारे सवाल हैं। दूसरा सवाल आप देखिए कि क्या चुनाव से ठीक पहले अडानी अंबानी से चंदा लिया गया? क्या चंदा लिया गया? क्योंकि जो बात पीएम मोदी ने कही है वो बड़ी बात है। तीसरा सवाल आपके सामने कि क्या इसलिए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अडानी अंबानी पर नहीं बोल रहे हैं? क्या इसलिए राहुल गांधी की अब चुप्पी सामने आ रही है अडानी अंबानी को लेकर कि उस पर नहीं बोलना है? चौथा सवाल विस्तार न्यूज के सवाल है कि सवाल यह भी है कि अब तक अडानी अंबानी पर चुप रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी इतना खुलकर क्यों बोले हैं? अडानी अंबानी को लेकर पीएम मोदी ने टिप्पणी बहुत कम की है। सबसे बड़ी बात यह भी है, 5वां सवाल है कि क्या कोई ऐसे राज का पता चल गया है जिससे कि लेन देन की पुष्टि हो रही है? ये 5 सवाल आपके सामने, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं विस्तार न्यूज के ये सवाल है, ये आपके भी मन में होंगे। और इन सवालों को जानने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि ये बयान दिया गया है तो इसके मायने क्या हैं। और बयान के मायनों को समझने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट वो जिसने राजनीति को बहुत अच्छे से समझा हो, जो प्रधानमंत्री मोदी की एक एक बात को डिकोड करना जानता हो। हमारे साथ विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी,
बगैर लाग लपेट के हम ये समझना चाहेंगे, पूरा विस्तार न्यूज का दर्शक ये जानना चाहेगा कि आखिर एक एक शब्द के मायने क्या है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जो उन्होंने पीएम मोदी ने अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। देखिए विवेक, हम और आप देश के अलग अलग कोनों में हमेशा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कवरेज करने के लिए टकराते रहे हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या कोई भी ऐसे राज्य जहां चुनाव हो, हम जाते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कवर करते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अडानी और अंबानी का नाम लिया है। जब आप बुलेटिन करने जा रहे थे विवेक, तब मेरी और आपकी बात हो रही थी, तब हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये राहुल गांधी ने नहीं कहा है जी। आपको याद होगा, कोई भी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और प्रधानमंत्री मोदी जब हमेशा प्रहार करते हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं, शहजादे का जिक्र करते हैं। आज उन्होंने शहजादे से सवाल पूछा है और इसलिए विस्तार न्यूज ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि आखिर इन सवालों के मायने क्या है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 सालों तक जिस अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी आक्रामक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर, आखिर चुनाव वो वक्त होता है विवेक, जब चुनाव में कोई भी पार्टी अपने को ये बताना चाहती है कि ये मुद्दे जो हमने 5 साल तक उठाए थे, देखिए चुनाव में भी ये मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से अचानक अडानी अंबानी कहना क्यों बंद हो गया है? और प्रधानमंत्री मोदी का आरोप विवेक, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि क्या कोई लेन देन हुआ है, और अगर लेन देन हुआ है और अडानी अंबानी का नाम मोदी ले रहे हैं, आप इसके मायने समझिए कि यह संदेश कहां तक जाएगा और कैसे चुनाव में ये जो 20-22 उद्योगपति का जिक्र करते थे, ये जो बार बार राहुल गांधी कहते थे कि अपने चंद दोस्तों, चंद उद्योगपति मित्रों को ही इस सरकार में बढ़ाया गया है, तो क्या राहुल गांधी की चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा लेन देन हुआ है? जो सवाल विस्तार न्यूज भी उठा रहा है विवेक, और यही इसके मायने। बिल्कुल, लेकिन ज्ञानंद जी, जो सवाल है कि बक्से में कुछ गया है, टेम्पो में कुछ गया है, टेम्पो का शब्द का इस्तेमाल किया है, दाल में कुछ काला है, यह इतनी छोटी बात नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हर एक शब्द को बेहद नाप तोड़कर बोलते हैं, उनके एक एक शब्द के बहुत गहरे मायने होते हैं। इसके मायने को जरा बता दीजिए आप। ये कहता हूं कि अगर वो भर भर के गया है, ऐसा कह रहे हैं विवेक, मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो चुनाव के बीच में उन्होंने ऐसा कहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले चरण के चुनाव जो होने हैं, उस बीच में भर के क्या गया है और कैसे गया है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हम और आप बात कर रहे हैं, विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी अंबानी के बारे में कहा है, और ये कहा है कि आखिर राहुल गांधी, आपकी ये चुप्पी 5 साल तक आपने केवल एक ही बात कही, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अभी मेरी सहयोगी राखी पेशवानी से मैंने कहा कि मुझे एक बाइट सुनाइए, वो जब बाइट सुना रही थी मुझे, तब उसमें इस बात का जिक्र मैं सुन रहा था कि कैसे अडानी अंबानी के बारे में बोल बोलकर, कहीं की भी सभा हो, राहुल गांधी देश के किसी भी कोने में सभा करने जाते थे, वह हमेशा अडानी अंबानी अपने चंद उद्योगपति के। लेकिन ये चुप्पी राहुल गांधी को भी चुभेगी, और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस पिच पर कैसी बल्लेबाजी करनी है। ये संदेश और ये संकेत बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं विवेक। बिल्कुल, लेकिन ज्ञानंद जी, एक सवाल यह भी है कि आपने एक एक शब्द को डिकोड तो किया, लेकिन पीएम मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया सार्वजनिक मंच पर, खासतौर से चुनाव प्रचार के दौरान। इसको भी लोग सुन रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी ने आखिर इनका नाम क्यों ले लिया, क्या वजह रही? क्योंकि राहुल गांधी तो बड़े बड़े आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत में विवेक, जो आपने सवाल उठाए हैं कि क्या कोई राज है जिसकी पुष्टि हो गई है, क्या कोई ऐसे राज हैं जिसके बारे में पता चल गया है, क्या कोई ऐसे राज हैं जो देर सवेर खुलेंगे और जिसके सहारे ये पता चलेगा कि हां, ये लेन देन हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी कई चरण के चुनाव बचे हैं,
अभी 4 चरण के चुनाव बचे हैं और 4 चरण के चुनाव का रण जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस ओर इशारा कर रहा है। मुझे लगता है विवेक, बहुत कुछ आपने डिकोड कर दिया और बहुत कुछ मैंने बता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, राहुल गांधी पर यह कहा है, इसलिए कुछ देर का इंतजार करना चाहिए। देर सवेर इसका भी खुलासा होगा। विवेक, एक आखिरी सवाल और है मेरा ज्ञानंद जी। तेलंगाना की धरती से जोर देते हुए यह सवाल पूछा गया है, वही तेलंगाना जहां पर कांग्रेस की हाल ही में सरकार भी बनी है, इसके भी कुछ मायने हैं क्या? बिल्कुल मायने हैं। तेलंगाना कैसा राज्य है ये आप जानते हैं, इसके पहले जो सरकारें रही हैं आप जानते हैं, और किस तरह का अमीर स्टेट है ये भी आप जानते हैं। और क्या ये जो उद्योगपति हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में अडानी का कितना बड़ा कारोबार है। आपको याद है जो तेलंगाना का आपने जिक्र किया है, इशारों में ही हमको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि तेलंगाना में भी इन उद्योगपतियों का काम है। ऐसे में तेलंगाना में रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या ये जो आप इशारा कर रहे हैं इस तरफ भी कोई संकेत जा रहा है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ मायने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के, और खासकर जब लेन देन की बात हो रही हो, खासकर जब भर कर गया है इस तरह का जिक्र मोदी कर रहे हो। तो जैसा आपने कहा विवेक, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बिना किसी बहुत बड़े बेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का जिक्र यूं ही मंच से नहीं करेंगे, और तेलंगाना के मंच से खासकर बिल्कुल नहीं करेंगे। विवेक जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो हर एक बात को डिकोड किया है जो पीएम मोदी ने मंच से कही है तेलंगाना में, जो पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, क्योंकि पहली खबर तो आपने पूरी तरह से समझ ली है, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, और जिस तरह से ज्ञानंद जी ने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। बढ़ते हैं आगे। आखिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कैसे होती है, आज इस खबर से आप समझ लीजिए, आप जान जाएंगे। सैम पित्रोदा नाम आपने सुना होगा, एक बयान से आज इनके बवाल मच गया। सैम पित्रोदा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, चीनी जैसे। पश्चिमी लोग, जो पश्चिमी भारत के लोग हैं, वो अरब जैसे दिखते हैं। उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, मतलब था सफेद जैसे दिखते हैं, श्वेत होते हैं। दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। ये सारी दिशाओं से सैम पित्रोदा ने एक दशा देने की कोशिश की है। वो दशा क्या है ये समझिए आप। सैम पित्रोदा के इस नस्लवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिस पर पूरे देश में इस वक्त हंगामा हो रहा है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We could hold. तो सुना आपने, अंग्रेजी में बयान था, हमने आपके लिए हिंदी में अनुवाद करके ये बताया कि उन्होंने क्या कहना चाहा, उन्होंने क्या कहा, और वो आपके सामने है। कांग्रेस के लिए अंकल सैम के इस बयान ने चुनाव में एक नया भूचाल ला दिया है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये वही सैम पित्रोदा हैं, याद दिला रहे हैं आपको 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव के पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान में घुसकर भारत ने जवाब दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत बने थे सैम पित्रोदा। पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा तो अंकल सैम ने ही कहा था कि दुनिया के साथ डील करने का यह सही तरीका नहीं है। फिर साल 2024 और देश में है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में है ये बयान अंकल सैम पित्रोदा का, जिसको लेकर खूब हाय हल्ला हो रहा है, हाय तौबा मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। और फिर 5 साल बाद ठीक चुनाव के समय ही अंकल सैम की ये नस्लवादी टिप्पणी जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर प्रधानमंत्री ने भी जमकर निशाना साधा है। सुन लीजिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है जवाब में। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है।
और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तो चमड़ी का रंग देख रहे हैं, सैम पित्रोदा पर बहुत ही भड़क गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुसीबत में तो फंस गई है कांग्रेस। सैम पित्रोदा के इस बयान से बीजेपी को भी बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। अंकल सैम पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। पांडवों के जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन, स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। तो बयान तो आपत्तिजनक है ही, और ऐसे बयान के जब सामने आने के बाद कांग्रेस की किरकिरी होती है तो फिर कांग्रेस भी बैकफुट पर आ जाती है। इंडिया गठबंधन ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया, किनारा कर लिया। भाई डर गए हैं, भाई हमारा ये बयान नहीं है, उन्हीं का है, वो जाने, उनका काम जाने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और दूसरी तरफ की सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। तो कमाल है, समर्थन कोई नहीं करता है, लेकिन अभी भी वो उसी पद पर बने हुए हैं जिस पद पर वो पिछले कई सालों से हैं, और लगातार ऐसे ही विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनकी तरफ सीधे रुख करते हैं, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि सैम पित्रोदा के बयान से सिर्फ किनारा कर लेना कांग्रेस के लिए काफी है, या फिर यह बयान दशा बदलेगा 2024 के आने वाले 4 चरणों के लिए, क्योंकि 3 चरण तो पूरे हो चुके हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, आज सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, हंगामा मच गया है पूरे देश भर में, और जिस तरह से उन्होंने देश के नक्शे में दिशा देखकर, चमड़ी देखकर जो बताया है कि कौन कैसा लगता है, यह अब थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। क्या वहां से निकलकर सामने आ रहा है दिल्ली से? आप दिल्ली में हैं। देखिए विवेक, कहा जाए तो इन द स्ट्रोक ऑफ मिड इलेक्शन बर्बादे कांग्रेस करने को बस एक ही बयां काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे सैम पित्रोदा बैठे हैं, अंजामे कांग्रेस क्या होगी। मैं माजरत चाहूँगा इस शायरी को थोड़ा सा खंडित करने के लिए, लेकिन ये कांग्रेस पे पूरी तरह से वाजिब तौर पे लागू होती है। हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं, यहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से भी मेरी बात हुई, नेताओं से भी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। कैमरे पे तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस बयान को लेकर के नाराजगी जताई। उनका यही कहना था कि ज़मीन पे वो लोग रहते हैं, उनको पता है कि भारतीयता क्या है, भारतीय लोगों की मानसिकता क्या है, लेकिन जो हाई कमान है वो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बाधक बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में जब सैम पित्रोदा इस तरह के बयान देते रहे, हाई कमान उन पर कार्रवाई चाहे उनसे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा पाती है। यही सैम पित्रोदा है, जैसे कि अभी आप रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उस पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि इसमें
निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद जब 2019 के बाद के चुनाव की बात करें, जब वहाँ भी चुनाव चल रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने यह बयान दिया था कि सिख राइट्स को लेकर के, एंटी सिख राइट्स को लेकर के बोला था कि हुआ तो हुआ। इस तरह के असंवेदनशील बयान दिए थे। उस समय भी कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए थे। और नो डाउट इस तरह के बयानों से किस तरह से डैमेज हुई थी कांग्रेस पार्टी, उसमें इसका एक बड़ा योगदान था। उस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर भी ये बात कही थी कि मिडिल क्लास को थोड़ा सा कंजूसी हटानी चाहिए और दरिया दिली दिखानी चाहिए और टैक्स बढ़ाना चाहिए अपने ऊपर। तो इस तरह के बयान जब सैम पित्रोदा देते हैं तो नो डाउट कांग्रेस को डैमेज होता है। और इस बार भी एक बार उन्होंने विरासत टैक्स की बात कर दी और अब उसी क्रम में अब उन्होंने यह बात की है कि भारतीयता को ये दो बार एक ही चुनाव में इस तरह के सेल्फ गोल करना क्या कांग्रेस को हजम हो रहा है? कांग्रेस में क्या उनकी इतनी अच्छी पकड़ है या राहुल गांधी की कोई ऐसी नब्ज है कि वो कुछ भी कहते हैं उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है? देखिए, ये जो हमने कांग्रेसी नेताओं से बात की उसके बाद मेरे जहन में तो कम से कम ऐसा आया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कौन वफादार है ये नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के लिए जो वफादार है वो काफ़ी हद तक काफ़ी मजबूत है। और सैम पित्रोदा की यही कहानी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अरविंदर सिंह लवली जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो कांग्रेस पार्टी में ही रहते। राधिका खेड़ा का प्रकरण है वो भी यहीं पर। इनके इस्तीफा लेने या कार्रवाई करने में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। क्या कारण है कि सैम पित्रोदा के जो कि लगातार उनके लिए विश्व क्या कारण है? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे तीसरी खबर की बात करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण खबर एक ये भी सामने आई है कि बीएसपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी को लेकर है, जहां मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आकाश आनंद को मिली जिम्मेदारी सिर्फ 5 महीने में ही वापस ले ली गई। आखिर क्या है इस फैसले की वजह? इस रिपोर्ट को आप देखिए। पिछले साल दिसंबर में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन महज 5 महीने के भीतर ही मायावती को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करके आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आनंद कुमार को हटाने का ऐलान किया। मायावती लिखती है कि पार्टी में श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। आकाश आनंद की यही गलतियां अब उन पर भारी पड़ी हैं। और अगर मायावती की लिखी बातों को और ज्यादा डिकोड किया जाए तो उन्होंने सीधे सीधे आकाश आनंद को अपरिपक्व बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और बात जब बुआ से जुड़ी हुई हो तो फिर भतीजे सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे को बीच में राजनीति बहुत जोर से चलती है। आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस लेने के मायावती के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीएसपी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का कदम उठाया है, वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है, ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का ये दावा कितना सही है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस खबर का एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आदर्श, जरा बताइए और समझाइए कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आकाश आनंद को हटाना पड़ गया? बीएसपी में ऐसी स्थिति बन गई कि बीएसपी में अब उत्तराधिकारी कौन है, इसको लेकर सवाल है, और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है?
देखिए बिल्कुल विवेक, हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर आकाश आनंद को हटाना क्यों पड़ा, और खासतौर पर तब जब 3 चरणों के चुनाव ही बीते हैं और 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं पूरे देश में और खासतौर पर यूपी में भी। अगर आप देखें तो पिछली जो रैलियां थी आकाश आनंद की, उसमें कई तरीके से उत्तेजक भाषण जो है वो आकाश आनंद लगातार दे रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को खासतौर पर वो टारगेट कर रहे थे, इंडी गठबंधन से ज़्यादा बीजेपी की सरकार पर और बीजेपी के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए जिसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ और उस मुकदमे के बाद उन्होंने अपनी रैलियों को, अपनी सभाओं को बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी। हालांकि उसके पीछे का कारण ये बताया गया कि उनके परिवार के कोई सदस्य बीमार है, इस वजह से रोका गया, लेकिन इसके पीछे की रणनीति और थी, क्योंकि बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की चर्चा रहती है और खासतौर पर मायावती पर आरोप भी लगता रहा है कि बीएसपी और बीजेपी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर के तहत साथ चलती हैं। तो उस तरीके से जो बयान आकाश आनंद के आ रहे थे और खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बीएसपी को भी इस बात की चिंता थी कि आकाश आनंद को भविष्य उनका बेहतर रहे, भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना हो या उन्हें कोई परेशानी ना हो राजनीतिक तौर पर, इस बात का ख्याल रखकर उनको पहले रैलियां रोकी गई और उसके बाद हुआ। आपने भी कहा कि बीच चुनाव में ये सब कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि वोट बैंक अब जो है इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया है और सारी बाजी हार चुकी है मायावती। देखिए विवेक, ये बहुत समझना जरूरी है कि आखिर जो पिछड़ा वोट बैंक था, जो बीएसपी का कोर वोट बैंक था, वो कहां शिफ्ट हुआ। अगर हम 2014 के चुनाव के बाद के जितने भी चुनाव यूपी में हुए उसके पैटर्न को समझे, चाहे हम 2017 की बात करें, 14 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, ये वो चुनाव रहे हैं जिसमें बीएसपी का कोर वोटर, पिछड़ा वोटर जो रहा है वो बीजेपी की तरफ गया है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव के इस दावे में बहुत दम नहीं दिख रहा है कि उनका वोटर जो है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं आदर्श ये क्या कुछ देखना होगा इसमें कि कैसे यहां पर वोट ट्रांसफर हुआ भी या नहीं हुआ, 4 जून को पता चल ही ना जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए आखिरी चरण होगा। झाबुआ के थांदला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। खूब पसीना बहाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस चुनाव प्रचार में और अब आखिरी दौर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी रेल है जिसका ना आगे इंजन है ना पीछे इंजन है, सिर्फ डब्बा ही खड़ा हुआ है और ऐसे डिब्बे के साथ जाने में क्या फायदा है। यह अपने आप में बड़ी बात है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। क्योंकि ये मालवा और निवाड़ का अब इलाका बचा हुआ है चुनाव प्रचार करने के लिए। 8 सीटें हैं जहां पर 13 मई को मतदान किए जाएंगे। चौथा चरण है, मध्य प्रदेश का आखिरी चरण है। और खुद सबसे बड़ी बात कि उज्जैन, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है, गढ़ है, या कहा जाए कि पूरी सियासत मध्य प्रदेश की इस समय उज्जैन में एक केंद्र बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, वहां पर भी चुनाव हैं। तो हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए इस वक्त उज्जैन से विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, हम देख रहे हैं आपके पीछे डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर है, मुख्यमंत्री, और आप भी काफी सहज अंदाज में नजर आ रहे हैं। जरा बताइए कि इस बार का जो चौथा चरण है, आखिरी चरण है मध्य प्रदेश में, यह कितना खास रहने वाला है और उज्जैन से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री खूब प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जिस प्रकार लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण के बाद चौथे चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं तूफानी दौरे पर लगे हुए हैं और जिस प्रकार जो आगामी निर्माण और मालवा में लोकसभा सीट को लेकर जो चुनाव होना है उसको लेकर गंभीरता भी बढ़ती हुई है। लगातार सुबह से ही भोपाल से निकलते हैं, तूफानी दौरे पर जाते हैं, जगह जगह पर रोड शो करते हैं, आम सभाएं लेते हैं और ख़ास बात जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए जिस प्रकार उनका उद्बोधन रहता है उसको सुनने के लिए कई महिला मातृशक्ति आती है, कई युवा आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार मालवा में की बात करें तो 4 से 5 सीटें आती है, सभी सीटों पर जीत के लिए वो आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। और खास बात करें आज सुबह से ही जिस प्रकार मालवा निमाड़ के दौरे पर रहे हैं, तूफानी दौरा किया है। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में आड़े हाथ कांग्रेस पर हमला किया है, राहुल गांधी से लेकर नेहरू गांधी तक उन्होंने हमला किया। जिस प्रकार यहाँ पर प्रचार खूब हो रहा है, लेकिन इस पूरे चरण में चर्चा उज्जैन की है और उज्जैन के साथ साथ इंदौर से भी है।
और इंदौर में तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की दया दृष्टि हो जाती है तो समीकरण अलग होंगे, लेकिन अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मालवा और निर्माण सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि मध्य प्रदेश में अगर जिसकी सरकार बनती है तो मालवा और निर्माण से ही बनती है, और इसीलिए फोकस प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मालवा और निर्माण के तूफानी दौरे करते हैं। चाहे पिछले बार भी हमने देखा था, वहाँ पर इंदौर में, धार में, रतलाम में, मंदसौर में जिस प्रकार जो उनके तूफानी दौरे हैं, आम सभा को संबोधित करते हैं, तो कहीं नहीं कि उनका सीधा सीधा फोकस है कि सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, 29 सीटों पर ही बीजेपी का परचम ले रहा है। और इसीलिए लगातार इस प्रकार जो चौथे चरण के जो 13 तारीख को मतदान होना है, उसको लेकर आज सुबह से ही जिस प्रकार मंदसौर में आम सभा की, महिदपुर में अभी चली रही है, उसके बाद अभी कुछ ही देर के बाद उज्जैन आएंगे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, युवाओं में ऊर्जा भरेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि है, ऊर्जावान तरीके से भाषण देते हैं, ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की बात आप सुन चुके हैं संतोष से कि कैसे वहां पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन यहां के नेताओं की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की लीडरशिप उड़ीसा में है, और उड़ीसा में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में 13 मई को मतदान होना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में आज 2 सभा उन्होंने की है। सीएम कोरापुट जिले में कोटपाड़ा में पहली सभा उन्होंने की, दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में उन्होंने की। अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज उड़ीसा में प्रचार करेंगे। बघेल यहां पर काशीपुर में रोड शो करेंगे। बघेल यहां के विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यहां पर धर्मगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सिर्फ भूपेश बघेल कांग्रेस से नहीं, बल्कि बीजेपी से भी तमाम दिग्गज नेता इस वक्त ओडिशा में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं की, वो ये है कि अब उड़ीसा देखिए। हम सीधे रुख करेंगे, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का कितना प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सीधे राजधानी रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। मृगेंद्र, जरा बता दीजिए दर्शकों को कि ये नई चीज देखने को मिलती है, और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आपको आवाज मिल पा रही है मृगेंद्र? मृगेंद्र से संपर्क शायद हमारा नहीं हो पाया है या टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मृगेंद्र से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो उड़ीसा दौरे पर हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, और वहां के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो साथ साथ ये दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे लगातार पार्टी को आगे बनाकर रखना है। मुकाबला यहां पर बीजेडी से ज्यादा माना जाता है, और हालांकि कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को वहां पर भेजा है, जिस पर सियासी टिप्पणी भी यहां सामने आई है। एक बार फिर से हम मृगेंद्र की तरफ रुख करेंगे। मृगेंद्र, जरा बताइए कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी कांग्रेस के नेता उड़ीसा पहुंचे हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में जाकर चुनावी सभा कर रहे हैं। ये दोहरी जिम्मेदारी, इसके क्या मायने निकाले जाएं और कितना असर पड़ता है ऐसे नेताओं से वहां पर जाने से? देखिए, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है उड़ीसा से लगा है, और जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस इलाके से आते हैं वो इलाका एकदम नज़दीक है। करीब 40 किलोमीटर दूर जो है जसपुर से उड़ीसा बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का शादी ब्याह, कारोबार, इन चीज़ों से रिश्ता जुड़ा है उड़ीसा से। उस लिहाज से इन विष्णुदेव साय के दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको भी भेजा गया है, वो भी जाएंगे। एक प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों कनेक्टिविटी भी है। बस्तर से आप देखेंगे, बस्तर से कनेक्टिविटी है उड़ीसा की, उस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को देख रहे हैं जी। जो आपने कहा, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। उनका ये है कि सप्तगिरी शंकर उल्का, जो कि कांग्रेस के यहाँ प्रभारी सचिव हैं छत्तीसगढ़ में और पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय हैं,
तो भूपेश बघेल उनके लिए प्रचार करने गए हैं, उनके लिए काम करने गए। वहीं दीपक बैज भी गए हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक संबंध होना, कनेक्टिविटी होना, व्यापार रोजगार होना, सारी स्थितियां हैं, ये सारे समीकरण हैं जिसको देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मृगेंद्र बता रहे थे कि कैसे वहां पर छत्तीसगढ़ के नेताओं को उड़ीसा भेजा गया है, मुख्यमंत्री भी उड़ीसा में है। अब बात करते हैं उज्जैन की एक बार फिर से, क्योंकि महिदपुर पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और डॉक्टर मोहन यादव इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ वो जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। होता है क्या? तो आज आप याद रखना, आप अनिल फिरोजिया जी का बटन दबाना और अपने आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक नंबर का बटन दबाना। हम और आप सब मिल करके आने वाले समय में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदार, जिसने जीवन भर गरीबों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिसका कोई अपना परिवार का आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, जिसका कोई मकान नहीं, जमीन नहीं, दुकान नहीं, केवल हर दिन भारत माता की सेवा के लिए जो गुजारते हैं। तो पहले कमल के फूल बना के बताओ कि हम सब तैयार हैं। सब तैयार है? अब बांध लो मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, 13 मई आई और कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि जनता के बीच अनिल फिरोजिया को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे।